हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करना। यह हमारी प्रैक्टिस क्विज नंबर 11 है आपके समक्ष, पार्ट 11 आपके समक्ष है। इससे पहले भी हम कई महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र की लगभग समस्त महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र पर आधारित लगभग समस्त महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज वहां आपको देखने को मिलेगी। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत, इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करते हैं जो पिछले वर्षों में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार बने हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आधार बन सकते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं सुकरात, अरस्तु, चाणक्य, कार्ल मार्क्स। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। राजनीति विज्ञान का पिता भी इन्हें कहा जाता है, राजनीति शास्त्र का भी पिता इन्हें कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है क्योंकि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करके उसे एक स्वतंत्र विषय का रूप प्रदान किया। अरस्तु के इस महान कार्य से पूर्व राजनीति का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता था। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि से नवाजा है, यानी उन्होंने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है, मास्टर ऑफ साइंस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 2 नंबर। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है? गार्नर, गेटेल, सीले, गिलक्राइस्ट। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, गिलक्राइस्ट की यह परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। मित्रों, जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम है, ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, उसके अंतर्गत कुछ विचारक है जो राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन का महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। कुछ विचारक इसे राज्य एवं सरकार दोनों के अध्ययन का कार्य मानते हैं और कुछ विचारक है जो इसे केवल सरकार के अध्ययन का कार्य मानते हैं। तो कुछ विद्वान जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल राज्य का अध्ययन करते हैं वो हैं गवर्नर है, गेटेल है, गेरिस है इत्यादि प्रमुख विद्वान हैं। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है। उनमें सीले एवं लीकोक दोनों प्रमुख है, सीले और लीकोक। और कुछ ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से नाम लिया जाए तो गिलक्राइस्ट और डिमॉक। चलते हैं अगले सवाल की ओर। राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? यह प्रसिद्ध परिभाषा है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आई हुई है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। यह महत्वपूर्ण परिभाषा गवर्नर महोदय की है। इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। अगला सवाल, आप इस स्लाइड को आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर।
कि राजनीति को दो भागों में विभाजित किया गया है, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना इत्यादि इत्यादि। और व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत अध्ययन के अंतर्गत सरकार का जो वर्तमान स्वरूप है, सरकार की जो वर्तमान कार्यप्रणाली है, उसका अध्ययन उसमें किया जाता है। अगला सवाल, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा, तथ्यों के अध्ययन पर बल। यह परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो यह किसका है? यह आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण है। अगला सवाल, परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझा जाता था। अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, ये सभी परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रमुख लक्षण हैं। अगला सवाल, किसने कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? यह बात किस विद्वान ने की है? गार्नर, सीले, बर्नसली, पॉल जेनेट। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। सीले की यह परिभाषा है। सीले ने कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। इस प्रकार की तुलनात्मक परिभाषा आपको दिखे तो आप डायरेक्ट सीले के ऊपर टिक करिएगा। अगला सवाल 6 नंबर, सीले ने यह कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। इसके माध्यम से सीले यह बताना चाहता था कि इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होकर एक दूसरे के पूरक है। यह बात इस परिभाषा के माध्यम से सीले महोदय ने बताने की कोशिश की है। और सीले वह विचारक है जो कहता है कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, केवल सरकार के अध्ययन के रूप में इसने परिभाषित किया है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? इनमें से आपको सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। राज्य, सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति। ऑप्शन बी संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग। राज्य, सरकार, विधियां, सभ्य समाज, राजनीतिक दल। और ऑप्शन डी है राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल। इनमें से आपको राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत जो सर्वोत्तम उत्तर है उसका आपको चयन करना है। सबसे प्रबल आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल, सेवन नंबर, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रभुत्व तानाशाही आवश्यक है। निम्नलिखित विचारकों में से किसका कथन है? फ्रांसिस बेकन, ज्यां जैक रूसो, जीन जैक्स रूसो कहा जाता है, ल्यूकास सीवी मैकफर्सन। तो राइट उत्तरों का ऑप्शन ए फ्रांसिस बेकन का यह कथन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर, केटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है?
शक्ति का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, संघर्ष का तनाव का अध्ययन, मानव स्वभाव का अध्ययन। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, शक्ति का अध्ययन। केटली ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन ए राइट होगा। आप इस स्लाइड को आराम से पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। वीडियो को रोकर आप इस स्लाइड को पढ़िएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किस विद्वान का है? अल्फ्रेड कोबन या अल्फ्रेड कोबा, डेविड स्टन, सीएल वेपर, रॉबर्ट डहाल। कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, यानी उसका पतन हो चुका है, और साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यानी राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में यह परिभाषा किन विद्वानों की रही है? अल्फ्रेड कोबा की, डेविड स्टन की, सीएल वेपर की, रॉबर्ट डहाल की। तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए, अल्फ्रेड कोबा की यह परिभाषा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। टेन नंबर। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है, आरंभ और अंत होता है? तो यह परिभाषा हम चर्चा कर चुके हैं, गॉर्नर की है। जेडब्ल्यू गॉर्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहा कि, इस पुस्तक को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पुस्तक भी पूछी जाती है कि यह कौन सी पुस्तक किस लेखक की है, या मिलान करने वाला भी प्रश्न आ सकता है। तो पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट पुस्तक है जेडब्ल्यू गॉर्नर की, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। विभिन्न विचारकों तथा विचारधाराओं का राज्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। यानी राजनीति विज्ञान में अलग अलग विचारक राज्य के संदर्भ में, राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अलग अलग मत का प्रतिपादन करते हैं। जैसे कि यूनानी चिंतकों प्लेटो और अरस्तु ने राज्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया तथा इसे प्राकृतिक समुदाय तथा सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का साधन माना है राज्य को। अरस्तु और प्लेटो दोनों ही ऐसे विचारक हैं परंपरागत जो राज्य को प्राकृतिक समुदाय मानते हैं, एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। इलेवन नंबर सवाल। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? लॉस्की, गिलक्रिस्ट, पॉल जेनेट, लीकोक। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन 3 राइट होगा, पॉल जेनेट की यह परिभाषा है। अब आप इस परिभाषा को कैसे याद रखेंगे? पॉल जेनेट, इससे आप बनाएगा पावर जनरेट। और पावर कौन जनरेट करेगा? जिसके पास आधारभूत तत्व होंगे, जिसके पास क्या होगा? आधार होगा, वही पावर जनरेट कर सकता है। तो पॉल जेनेट से आप बनाएगा पावर जनरेट। शक्ति कौन उत्पन्न करेगा? जिसके पास आधारभूत तत्व होंगे। तो यह परिभाषा पॉल जेनेट की है, जिसमें आए कि राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। तो ऐसी परिभाषा पॉल जेनेट की है। अगला सवाल।
12 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अति तथ्यात्मकतावाद। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। केवल पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, केवल केवल पहला, दूसरा, चौथा, और ऑप्शन बी है आपके समक्ष पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों में कौन कौन शामिल है? इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अति तथ्यात्मकतावाद। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ये चारों कारण उत्तरदायी है राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए, और इन कारणों को डेविड स्टन ने माना है। अगला सवाल, इन कारणों का प्रतिपादन किसने किया? तो डेविड स्टन ने किया। ध्यान रखिएगा, डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण निम्नलिखित में से कौन शामिल है या नहीं है? तो इतिहासवाद शामिल है, प्रत्यक्षवाद है, नैतिक सापेक्षतावाद है और अति तथ्यात्मकतावाद है। अगला सवाल 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। किसने कहा है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। यानी जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। यह बात किसने कही है? डेविड स्टन ने, F.W. मेटलैंड ने, रॉबर्ट ए डाहल ने, J.R. सीले ने। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, F.W. मेटलैंड। F.W. मेटलैंड का यह कथन है क्योंकि ये ऐसे विचारक है जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। मेटलैंड राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। इनके साथी और कौन है? बर्क है और अन्य कुछ भी विचारक इसमें शामिल है। तो इन्होंने कहा कि शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को जब मैं देखता हूं तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। यह परिभाषा F.W. मेटलैंड की है जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। अगला सवाल, किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला द आर्ट ऑफ पॉसिबल के रूप में की है? बिस्मार्क, नेपोलियन, हिटलर, F.W. विल्सन। किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में की है? द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिस्मार्क की यह परिभाषा है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। बिस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में की। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर और तत्कालीन यूरोप का प्रभावी नेता था। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच है। उक्त कथन किसका है कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच है? यह बात किस विद्वान की है? जेम्स ब्राइस, पी जने, एलेक्सी द टॉकविल, आइवर ब्राउन। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। जे ब्राइस की यह परिभाषा है। अगला सवाल, सोलह नंबर, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि
राजनीति शास्त्र का लोगों से। एक का लेना कीमतों से है और दूसरे का मूल्यों से। यह कथन किसका है? हेलोवेल का, आई ब्राउन का, आरएन गिलक्राइस्ट का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। आरएन गिलक्राइस्ट की यह परिभाषा है कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है और दूसरी का मूल्यों से। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 17 नंबर। निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के प्रभावी समर्थक है? यानी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रभावी समर्थक है? रॉबर्ट डहाल, पीटर लॉस्लेट, दांते जर्मिनो, डेविड ईस्टन। निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के प्रभावी समर्थक है? तो आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, दांते जर्मिनो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन के शब्द के साथ जुड़ा हुआ है? डेविड ईस्टन, हंटिंगटन, डेविड आफ्टर, पावेल। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। हंटिंगटन का संबंध है जो राजनीतिक पतन के साथ है। राजनीतिक सिद्धांतों के हास्य की संकल्पना का विकास डेविड ईस्टन के द्वारा। हंटिंगटन का नाम राजनीतिक पतन के साथ जुड़ा हुआ है। डेविड एफ्टर राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंध में अपने विचार देते हैं। आमेड एंड पावेल संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति के संबंध में अपने विचारों का विश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार एक तरफ आपको विद्वान है और दूसरी तरफ उनके विचार है, ये सुमेलित है बिल्कुल। डेविड ईस्टन राजनीतिक सिद्धांतों के हास्य की संकल्पना, हंटिंगटन राजनीतिक पतन, डेविड एफ्टर राजनीतिक आधुनिकीकरण, आमेड एंड पावेल संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति से संबंधित प्रमुख विद्वान रहे हैं। अगला सवाल 19 नंबर। स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। किसके कारण? राजनीतिक जागरण, जनसंचार की भूमिका, आवधिक चुनाव, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसमें से आपको सबसे प्रबल उत्तर का चयन करना है। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से अधिक परिवर्तन हुआ है। अगला सवाल पंचायती राज व्यवस्था जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही परिणाम है। इसने भी जिलाधिकारी की भूमिका को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया है। निम्नलिखित में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? आर्थर बेंटले, कैटलिन, लीकॉक, लास्की। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैटलिन ने। तो आज की हमारी क्विज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।